हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी पैकिंग। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पैकिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर 3D FCC पैकिंग और 3D HCP पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने से रह गया था, तो उसे हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 3D FCC पैकिंग में यहाँ पर मैंने एक FCC यूनिट सेल बनाया हुआ है। ये FCC यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और साथ ही साथ हर एक फेस पर एटम होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको सेंटर एटम मान लें तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये अगर हम इनको मिला दें आपस में तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक प्लेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर ये। तो ये जो एटम है ये इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है और इससे भी टच हो रहा है। ये एटम इन चारों पार्टिकल्स से टच हो रहा है और नीचे वाले जो ये चार पार्टिकल्स हैं इनसे भी टच हो रहा है। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 4 यहाँ पर और 4 नीचे। अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर यूनिट सेल कोई लगाएंगे, कोई लेयर अगर यहाँ पर पार्टिकल्स की लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी कि नहीं। यहाँ पर भी एक इस तरह से प्लेन बनेगा यहाँ पर। तो 4 ये 8 और 4 ये, टोटल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। इसलिए 3D FCC पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में छूट गया था। अब देखिए, 3D को ये पैकिंग HCP पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक हेक्सागोनल यूनिट बनाया हुआ है। हेक्सागोनल यूनिट में क्या है, कॉर्नर पर 6 होते हैं, दूसरे वाले कॉर्नर पर भी 6 होते हैं यहाँ पर, और बीच में बॉडी के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं और दोनों फेसिस में होते हैं। तो देखो, अगर हम इसको मान लें सेंट्रल एटम, तो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, सॉरी यहाँ पर इसे भी टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है और यहाँ पर इसे भी टच करेगा। ये 3D में ये डायग्राम और स्पष्ट दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये 2D बोर्ड है तो ये जो है, ये एटम सेंट्रल एटम है, ये क्या है, 6 एटम्स को टच कर रहा है। साथ में ये 3 जो बॉडी के अंदर हैं, इन 3 एटम्स को भी ये टच करेगा। 6 और 3 9। अब यहाँ पर दूसरी लेयर अगर लगाएंगे तो वो उस लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, बॉडी के अंदर वाले, मतलब ये वाले जो हैं। तो ये इनको भी टच करेगा, जैसे इन्हें टच कर रहा है वैसे इनको भी टच करेगा। तो 6 और 3 9 और ये कितने हो गए, 3 12। तो यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 12 होगा। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं। HCP के लिए जो Z की वैल्यू है या एटम पर यूनिट सेल है कितना होगा यहाँ पर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एटम पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो है एटम पर यूनिट सेल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर और 6 नीचे। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 12 कॉर्नर हैं। यहाँ पर कॉर्नर्स कितने हैं, 12। हर एक कॉर्नर्स पर यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/3। यहाँ पर 1/3 होता है हाफ का, और पूरे का कितना होगा, 1/6 होगा। अगर देखो यहाँ पर ये एक पार्टिकल्स मान लें तो ये क्या है, पूरा 360 डिग्री 360 डिग्री का सर्कल होता है। और यहाँ पर अगर हम एक इस तरह से लाइन खींचें तो क्या होगा, ये हाफ में से 1/3 है। और अगर इसकी दूसरी यूनिट सेल यहाँ पर एक और लगाई जाए तो क्या होगा, वो भी 1/3 में शेयर करेगा। तो टोटल जो है वो कितने में, 1/6 में शेयर करता है। तो 12 × 1/6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर क्या आया, 2। अब देखो, बॉडी के अंदर, यहाँ पर बॉडी के अंदर कितने हैं, 3। बॉडी सेंटर पर ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। बॉडी सेंटर पर कितनी कंट्रीब्यूशन होता है,
पूरे का, वो कहीं शेयरिंग नहीं करता किसी के साथ। तो यहाँ पर 3 है, पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा तो कितना हो गया 3। अब देखो फेस पर, एक फेस पर ये है और एक यहाँ पर, ये जो फेसिस है फेस पर कितने हैं 2 एटम है। फेस का कैलकुलेट करें, फेस पर कितने एटम है 2, और फेस पर जो एटम होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है। क्योंकि देखो अगर एक हम यहाँ पर यूनिट सेल लगाएं तो ये इसके साथ भी तो शेयर करेगा कि नहीं, या अगर हम ऊपर यूनिट सेल लगाएं इसके तो उसके साथ भी शेयरिंग करेगा। तो एक इस यूनिट सेल के अंदर और एक दूसरी वाली जो यूनिट लगाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 1। तो देखो जरा चेक करिए z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 3 5 एंड 1 6, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 6। या एटम पर यूनिट सेल हेक्सागोनल के लिए कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक छूट गया था पिछले लेक्चर में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी किसे कहते हैं। क्या है डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। किसी की भी अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हमें पढ़ा है इस चैप्टर में ज़्यादातर। क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो क्या इस तरह से बनता है, कुछ एक क्यूब होता है, ये एक क्यूब है, इसी की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। देखो इसका एज लेंथ क्या होता है, ये ए होता है एज लेंथ यहाँ पर। तो देखो डेंसिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, यूनिट सेल की। तो हमें मास भी किसका चाहिए, यूनिट सेल का, और वॉल्यूम भी किसका चाहिए, यूनिट सेल का चाहिए। देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता क्या है, क्यूब में क्या है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कि सारी की सारी जो एक्सियल लेंथ हैं वो सब इक्वल होनी चाहिए, सारे के सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। यही तो होता है। जब सेल पैरामीटर पढ़ा था तब आपको पता लगा होगा, आपने अगर पढ़ा है ध्यान से तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो क्या है, क्यूब होता है। यहाँ पर सारी की सारी जो एक्सियल लेंथ है वो सेम होती है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम इधर ही रहता है यहाँ पर, वॉल्यूम v को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, a इंटू ए, मतलब a एक की मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपस में 3 बार तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकल आएगा, मतलब a क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब देखिए हमें मास कैसे निकालना है, यूनिट सेल का मास। यूनिट सेल जो है उसमें क्या है, पार्टिकल्स भी होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं ना सब जगह। ये सिंपल यूनिट सेल अगर हम इसको मान लें एक बार के लिए, तो यहाँ पर क्या कॉर्नर पर सब जगह पार्टिकल्स हैं। अब देखो ये जो लाइंस होती हैं, लाइंस और ये जो पॉइंट होते हैं इमेजिनरी पॉइंट, इनका तो कोई मास होता नहीं है अपना, ये आपको पता होना चाहिए सबको। तो यहाँ पर क्या बचता है, पार्टिकल्स बचते हैं, ये एटम्स, ये जो हैं, हमें इन्हीं का मास चेक करना है। एटम का मास। तो हाँ यहाँ पर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ यूनिट सेल की बात होगी, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एटम का मास अप्लाई करना पड़ेगा। तो एटम का मास क्या मतलब, एटम का मास जो होता है हमें मोलर मास दिया होता है। एटम का एटॉमिक मास नहीं होता, मोलर मास दिया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, ये ग्राम पर मोल होता है। ये क्या है, मोलर मास है। अगर हमें इसको एटॉमिक मास में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, इसको आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। आवोगाद्रो नंबर क्या होता है, Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या है, आवोगाद्रो नंबर है। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, और एक पार्टिकल्स का हमें क्या है, मोलर मास दिया होता है। तो हमें क्या करना है, उसको एटॉमिक मास में चेंज करना है। मोलर मास हमें दिया होता है, हमें एटॉमिक मास में चेंज करना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए डेंसिटी को हम लिख सकते हैं D से।
या फिर रॉ से भी लिखा होता है कई बुक्स में, रॉ से भी लिख सकते हैं इसको। तो रॉ इक्वल टू मास, मास क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास को हम mm से लिख सकते हैं या m से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, z की वैल्यू जो है, कितना जो रैंक है वह वो भी हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि z। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आवोगाद्रो नंबर भी लिखना होगा Na डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल का, a क्यूब। यहाँ पर ये a क्यूब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो m मल्टीप्लाई z अपॉन Na मल्टीप्लाई a क्यूब, ये रॉ की वैल्यू या डेंसिटी की। तो अगर मैं डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या ये फॉर्मूला है उसके लिए, रॉ इक्वल टू m मल्टीप्लाई z अपॉन Na मल्टीप्लाई a क्यूब। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन मैं इसका बता देता हूँ कि कौन कौन क्या है। यहाँ पर रॉ है वो डेंसिटी है, इसी को हमें कैलकुलेट करना होता है अक्सर। हालांकि कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर z की वैल्यू a Na m, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी मैं इस पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। m यहाँ पर क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम। z रैंक है या एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। Na आवोगाद्रो नंबर। A क्या है यहाँ पर, A होता है एज लेंथ। कई बार हमको एज लेंथ ही दी हुई होगी क्वेश्चन में, हमें वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। और a क्यूब तो जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम डेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है, मैं इस पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ अभी, चलिए ले लीजिए। ये एक एग्जाम्पल है ये, एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2। मोलर मास दिया हुआ है हमें, मोलर मास को किससे लिखते हैं हम, m से। 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर। एज लेंथ को किससे लिखते हैं, a से। 405 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -12 मीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर इन -3 है, तो डेंसिटी को हम रॉ से लिखते हैं या डी से भी लिख सकते हैं। 2.7 इंटू 10 टू द पावर +3 किलोग्राम मीटर -3। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर मतलब हमसे पूछा है रैंक, जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है रॉ इक्वल टू जेड गुणा m अपॉन a क्यूब इंटू Na क्या होता है, आवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो z को इधर ले आओ। z इक्वल टू क्या जाएगा, रॉ इंटू a क्यूब इंटू Na अपॉन m, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रॉ कितना दिया है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू a क्या है हमारे पास, ये 405 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये क्यूब है, और Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन में क्या है m, मोलर मास कितना दे रखा है, ये 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2, ये पावर, ये जो 2.7 से 2.7 कैंसिल हो जाएगा, इन पावर्स को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएंगी ऊपर जा करके। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर कितना जगह 5, यहाँ पर 405 का क्यूब कितना होगा, इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा, ये
माइनस का 36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 और ये 10⁵ क्या प्लस की हैं, तो ये हो जाएंगी 10⁻28। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ फ़ोन से, आप अपनी कैलकुलेशन खुद करें। ये आएगा, इनकी आएगी कैलकुलेशन 66430125। और देखिए यहाँ पर पावर्स कितनी बचती हैं, गुणा में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 और 5 कितना हो गया 28, माइनस का 36 और प्लस का 28। तो देखो ये होगा, इनकी गुणा करते हैं एक बार फिर से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डबल 6430125 मल्टीप्लाई बाई 6.022, ये आएगा 400,042,213। यहाँ पर 10⁻⁻8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको क्या करेंगे, पावर को ख़त्म करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर 4.00 ये आएगा। तो मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 4, और z की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, CCP के लिए, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग नेचर होगा। जो यूनिट सेल हमें दिया हुआ है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जो हमें यूनिट सेल दिया हुआ है उसका जो नेचर है वो क्या होगा, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि z की वैल्यू क्या है 4, और z की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, CCP के लिए होती है। ठीक है, एक बार अगर जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को एक बार फिर से देखें यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू FCC विद एज लेंथ 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.9 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। देखिए, हमें यहाँ पर कॉपर का एक क्रिस्टल दिया हुआ है जो कि क्या है, FCC है। तो FCC है, और FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 4, ये हमें पता है, पढ़ चुके हैं हम। एज लेंथ मतलब A 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज एन एग्रीमेंट, मतलब हमें यह बताना है कि इसका जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, इतनी डेंसिटी इसकी होनी चाहिए अगर ये कॉपर का FCC क्रिस्टल है तो देखो यहाँ पर मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63.5 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ρ इक्वल टू Z गुणा M, यहाँ पर A³ इंटू NA। तो देखिए Z की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 63.5 अपॉन A 3.61 इंटू 10⁻⁻8, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये होगा, इस तरफ कर देते हैं इसको, इस तरफ लिख देते हैं चलो इसको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 254 अपॉन 3.61 मल्टीप्लाई 3.61 मल्टीप्लाई 3.61। ये क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की भी मल्टीप्लाई 3 बार होगी, तो 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23। ये माइनस की 24 है और प्लस की कितनी है 23, तो कितनी बचेंगी माइनस की 1, इसको ऊपर ले जाओ प्लस में, तो 254 ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस की एक पावर बच के उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये नीचे 3.61
3.61 मल्टीप्लाई 6.023। मैं फ़ोन से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 3.61 मल्टीप्लाई 3.61 मल्टीप्लाई 3.61 मल्टीप्लाई 6.023। ऊपर कितना है, नीचे आएगा मल्टीप्लाई करने पर 283.357। डिवाइड करो, .96 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। देखिए 8.92, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अगर कॉपर जो है वो FCC क्रिस्टलाइज्ड है और उसकी एज लेंथ इतनी दी हुई है तो उसका जो डेंसिटी है वो 8.92 ग्राम सेंटीमीटर -3 होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करने पर हमारा कितना है 8.96, जो कि लगभग बराबर है। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।